नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेनेशन 3.0 में आपका स्वागत है। सभी नॉवल मेरे द्वारा एडिटेड और अनुवादित हैं। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के नॉवेल्स मिलते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी जादुई दुनिया की यात्रा कर रहे हैं। इस उपन्यास में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं लेखक की कल्पना हैं, इसलिए इसे गंभीरता से न लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, स्पिरिट की दुनिया। छात्रों, शिक्षक आपको फिर से गंभीरता से याद दिलाते हैं, विभिन्न स्पिरिट अकादमियों के नामांकन मूल्यांकन की तिथि केवल एक सप्ताह से भी कम दूर है। शिक्षक को उम्मीद है कि आप इन कुछ दिनों का अच्छा उपयोग कर सकते हैं, पर्याप्त तैयारी कर सकते हैं और अब से एक सप्ताह बाद मूल्यांकन में अच्छे परिणाम प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, अपने आदर्श गुरुकुल में प्रवेश पा सकते हैं। एक कक्षा में एक चश्माधारी शिक्षक कक्षा प्रतिनिधि ने गंभीर भाव से कहा। बेशक केवल वह जानता था कि ये केवल प्रोत्साहन के शब्द थे। जो लोग वास्तव में मूल्यांकन पास कर सकते हैं वे वास्तव में बहुत कम हैं। उसकी अपनी कक्षा में यह अच्छा होगा यदि कुछ हों। नीचे बैठे छात्रों के लिए कुछ के चेहरे पर शोक था, कुछ बहुत खुश थे, सभी प्रकार के थे। ठीक है, मैं यहाँ रुकता हूँ अब। कक्षा समाप्त। इसके बाद शिक्षक कक्षा प्रतिनिधि ने सीधे कक्षा की समाप्ति की घोषणा की, मुड़े और कक्षा से बाहर चले गए। शिक्षक कक्षा प्रतिनिधि के कमरे से बाहर निकलते ही कक्षा के अंदर से कई तरह की आवाज़ें उठीं और गिरीं। अरे वाह, समय इतनी जल्दी कैसे बीत गया। 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ हमें 4 शीर्ष आध्यात्मिक अकादमियों के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है और मूल रूप से उन्नत स्पिरिट गुरुकुल पर विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें अभी भी इस बारे में सोचना है कि स्पिरिट गुरुकुल में कैसे प्रवेश किया जाए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, कोई भी चलेगा। अगर आप एक साधारण स्पिरिट गुरुकुल में भी प्रवेश नहीं कर सकते तो यह वास्तव में खत्म हो गया है। आप जीवन भर केवल एक साधारण इंसान ही रह सकते हैं। हा, मेरा लक्ष्य उन्नत स्पिरिट गुरुकुल है। हालांकि मैं अपनी ताकत के साथ शीर्ष 4 महान स्पिरिट दूत अकादमियों तक नहीं पहुंच सकता, एक उन्नत स्पिरिट गुरुकुल में प्रवेश करना पूरी तरह से कोई समस्या नहीं है। मैं बहुत ईर्ष्यालु हूँ। ये खबर सुनकर कुछ लोग खुश हुए, कुछ चिंतित हुए। खुश लोग स्वाभाविक रूप से वे थे जिन्हें लगा कि उनकी ताकत पहले से ही पर्याप्त थी। चिंतित लोग वे थे जिन्हें लगा कि उनकी ताकत अपर्याप्त है और उन्हें कभी भी खत्म किया जा सकता है। और इस समूह के लोगों में एक व्यक्ति था जो अपनी सीट पर बैठा हुआ था, आसपास के शोर से बिल्कुल अलग। ये व्यक्ति चुप था और अपने आसपास की हर चीज से अलग था। रोहन ने अपने आसपास शोर मचाने वाले छात्रों को देखा। उसका मूड भी बहुत जटिल था। हालांकि एक ट्रांसमिग्रेंट के रूप में वह कई चीजों से समझौता कर चुका था और पूरा व्यक्ति बहुत परिपक्व हो चुका था। वह इस छोटी सी बात के लिए चिल्लाता और हंगामा नहीं करता। लेकिन एक हफ्ते बाद होने वाले पब्लिक एनरोलमेंट असेसमेंट के बारे में सोचकर रोहन भी बेबसी से आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। हाय, रोहन खुद इस दुनिया का व्यक्ति नहीं था बल्कि एक ट्रांसमिग्रेटर था। अप्रत्याशित परिस्थितियों में एक हफ्ते पहले वह इस दुनिया में आया। उसकी स्पिरिट ने सीधे मैगपाई के घोंसले पर कब्जा कर लिया और उस मरती हुई स्पिरिट को पूरी तरह से खा लिया जो मूल रूप से शरीर के अंदर थी। इसमें पूरा एक दिन लगा, तब जाकर रोहन ने अपने शरीर के अंदर मरती हुई स्पिरिट द्वारा लाई गई यादों को मिलाया और यह भी जाना कि यह किस तरह की दुनिया थी। ये दुनिया वह दुनिया नहीं है जिसमें रोहन पहले रहता था, इतनी शांत और शांत। इस दुनिया में सभी प्रकार के राक्षस पूरे महाद्वीप में फैले हुए हैं। मनुष्य जो मूल रूप से इस महाद्वीप पर नीलग्रह पृथ्वी पर पिरामिड के शीर्ष पर होने वाले थे, वे पूरी तरह से अलग हैं। चूंकि राक्षस शक्तिशाली और असंख्य हैं, इसलिए मनुष्य जीवित रहने के लिए केवल ऊंचे शहरों पर निर्भर हो सकते हैं। बेशक ये केवल शहरों पर निर्भर नहीं है। मनुष्य जीवित रह सकता है, इसका कारण ये भी है कि मनुष्यों के बीच एक विशेष अस्तित्व है और इस विशेष अस्तित्व को राजसी स्पिरिट कहा जाता है और वर्तमान में मनुष्यों के बीच सबसे सम्मानित पेशा है। रॉयल स्पिरिट मास्टर्स इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण या यकीनन सबसे ऊंचे दर्जे का पेशा बन सकते हैं। इसका कारण रॉयल स्पिरिट मास्टर्स के पास मौजूद योग्यताएं हैं। राजसी स्पिरिट, इंपीरियल का मतलब है नियंत्रण करना, संचालित करना। स्पिरिट का मतलब है स्पिरिट साथी। जैसा कि नाम से पता चलता है, रॉयल स्पिरिट मास्टर्स एक प्रकार के मानव हैं जो स्पिरिट साथियों को नियंत्रित कर सकते हैं। शक्तिशाली स्पिरिट साथियों को नियंत्रित करके वे जंगल में भयंकर राक्षसों से लड़ सकते हैं। वे न केवल मानव शहरों की रक्षा कर सकते हैं बल्कि वे शहरों के बाहर के क्षेत्रों को भी खोल सकते हैं। वे अनिवार्य रूप से मानवता के संरक्षक हैं। यही कारण है कि राजसी स्पिरिट बिना किसी अपवाद के सर्वोच्च दर्जे वाला पेशा है। राजसी स्पिरिट बनने के बाद स्वाभाविक रूप से प्राप्त शक्ति और उपचार सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक होता है। इस दुनिया के युवा लोगों के लिए सबसे बड़ा सपना एक शक्तिशाली राजसी स्पिरिट बनना है। बेशक रोहन, जो सफलतापूर्वक इस दुनिया में स्थानांतरित हो गया और मूल मालिक की यादों को अवशोषित कर लिया, भी कोई अपवाद नहीं है।
ये स्पष्ट रूप से जानने के बाद कि यह किस तरह की दुनिया थी, रोहन समझ गया कि यह एक ऐसी दुनिया थी जहां कमज़ोर लोग ताकतवर लोगों का शिकार होते हैं और ताकतवर लोगों का सम्मान किया जाता है। जब आपके पास शक्तिशाली ताकत होगी तभी आपके पास अधिक शक्ति और धन का आनंद लेने का अवसर और योग्यता होगी। स्वाभाविक रूप से इसका मतलब यह नहीं है कि यदि आप राजसी स्पिरिट नहीं बन सकते हैं तो आप इस दुनिया में जीवित नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है, बेशक आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन आम इंसानों के लिए ये दुनिया उनके लिए अनुकूल नहीं है। वे जिन जगहों पर रह सकते हैं वे शहरों के भीतर ही सीमित हैं। एक बार जब वे शहर छोड़ देते हैं तो बिना स्पिरिट साथी के साधारण मनुष्य राक्षसों द्वारा आसानी से मारे जाते हैं। इसलिए अधिकांश साधारण मनुष्यों के लिए वे जीवन भर केवल शहरों के अंदर ही रह सकते हैं। प्रत्येक लंबा शहर इन साधारण मनुष्यों की रक्षा करता है, लेकिन उनके बंधन भी हैं जो उन्हें बाहर जाने से रोकते हैं। रोहन न केवल उसके पिछले जीवन का नाम है बल्कि उसके वर्तमान शरीर का नाम भी है। दोनों लोगों के नाम बिल्कुल एक जैसे हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि क्या ये किसी विशेष कारण से था, यहाँ तक कि दोनों लोगों की शक्ल भी बहुत समान थी। कम से कम रोहन अपने वर्तमान स्व को देखकर असंगति का कोई एहसास नहीं करता था। अध्याय 2 सिस्टम सक्रिय। इस दुनिया में स्थानांतरित होने के बाद रोहन जानता था कि यह एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकत बहुत कुछ बोलती थी और वह अपनी पहचान बनाने के लिए भी तैयार था। संघ के भीतर विभिन्न शहरों में कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर एक राक्षसी प्राणी से उत्पन्न एक अंडा आवंटित किया जाता है। इस राक्षसी प्राणी के अंडे के माध्यम से वे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और एक स्पिरिट पालतू प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला और एकमात्र स्पिरिट पेट भी है जिसे आम छात्र आमतौर पर प्राप्त कर सकते हैं। बेशक, जैसा कि बताया गया है, ये केवल आम छात्रों तक ही सीमित है। शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवारों से आने वालों के लिए राक्षसी प्राणी अंडा प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से आसान है। दुर्भाग्य से रोहन किसी बड़े परिवार का सदस्य नहीं है, वह केवल संघ द्वारा समर्थित एक छात्र है। इसलिए रोहन के पास स्वाभाविक रूप से अधिक दुर्लभ राक्षसी प्राणी अंडा प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। जब उसके पूर्ववर्ती ने पहला राक्षसी प्राणी अंडा प्राप्त किया तो वह मूल रूप से आशा से भरा था, लेकिन जब उसके पूर्ववर्ती ने राक्षसी प्राणी अंडे के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने स्वयं के रक्त का उपयोग किया तो काली रोशनी की एक चमक दिखाई दी। तुरंत बाद काली रोशनी में लिपटा हुआ राक्षसी प्राणी अंडा धीरे धीरे एक भयानक राक्षसी प्राणी में बदल गया। एक बदसूरत और भयावह ज़ोंबी, पूरे शरीर में कठोर, चलने में भी असमर्थ और केवल उछलकर चलने में सक्षम। ये देखने पर कि उसका स्पिरिट पेट एक ज़ोंबी था, उसके पूर्ववर्ती का आशावादी मूड तुरंत निराशा में बदल गया। स्कूल द्वारा दिए गए राक्षसी प्राणी अंडे से किस तरह का स्पिरिट पेट प्राप्त किया जा सकता था, ये पूरी तरह से भाग्य पर आधारित था। राक्षसी प्राणी के अंडे पर स्पिरिट पालतू जानवर के बारे में कोई जानकारी नहीं लिखी थी, इसलिए सिस्टम को गेम करने का कोई तरीका नहीं था। हालांकि एक ज़ोंबी जैसे स्पिरिट पालतू जानवर को अनुबंधित करने के लिए कोई भी अपने पूर्ववर्ती की प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकता था। ये किस तरह की किस्मत थी। ज़ोंबी इस दुनिया में बेकार स्पिरिट पालतू जानवरों का एक अपेक्षाकृत प्रसिद्ध प्रकार है। हालांकि उनकी रक्षा समान रैंक के प्राणियों के बीच बहुत अधिक है, उनकी गति असामान्य रूप से धीमी है। साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है, ज़ॉम्बी विकसित नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि ज़ॉम्बी हमेशा वैसे ही रहेंगे जैसे वे हैं, विकास के माध्यम से अपनी लड़ाकू शक्ति को बढ़ाने में असमर्थ हैं और उनकी विकास क्षमता निश्चित है, हमेशा के लिए बेकार रहेगी। ऐसा स्पिरिट पालतू जानवर आम परिवारों द्वारा रखे जाने वाले पालतू जानवरों से थोड़ा ही बेहतर है। पालतू जानवरों का ये भी फायदा है कि वे प्यारे होते हैं और अपने मालिकों को खुश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी के पास यह नहीं है। डरावने होने के अलावा वे कुत्ते से भी आगे नहीं भाग सकते। ऐसे स्पिरिट पालतू जानवर से कोई क्या उम्मीद कर सकता है। उसके पूर्ववर्ती ने ज़ॉम्बी स्पिरिट पालतू जानवर प्राप्त करने के बाद वह पूरी तरह से तबाह हो गया था। वह खुद को एक बेकार प्राणी मानता था जिसके पास स्पिरिट बनने का कोई मौका नहीं था। यदि आप स्पिरिट नहीं बन सकते तो आप केवल एक साधारण व्यक्ति ही हो सकते हैं। ये ठीक इसी वजह से था कि उसके पूर्ववर्ती ने तब से हर दिन लक्ष्यहीन जीवन जिया, यह मानते हुए कि उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची है और वह केवल एक साधारण व्यक्ति ही बन सकता है। उसने खुद को छोड़ दिया। यही कारण है कि रोहन शरीर पर कब्जा करने और सफल होने में सक्षम था। ये ठीक इसलिए था क्योंकि उसके पूर्ववर्ती को जीने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए रोहन उसे आसानी से निगलने में सक्षम था। अगर यह जीवित रहने की दृढ़ इच्छाशक्ति वाली स्पिरिट होती तो यह अनिश्चित होता कि कौन किसको खा जाता। हालांकि ये सौभाग्य की बात है कि ज़ॉम्बी स्पिरिट पालतू जानवर की रक्षा क्षमता बहुत अधिक है। भले ही इसकी युद्ध शक्ति केवल प्रथम श्रेणी स्तर 1 है, लेकिन इसकी रक्षा निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी स्तर 2 या यहाँ तक कि स्तर 3 से भी प्रतिस्पर्धा कर सकती है। लेकिन केवल रक्षा पर निर्भर रहना स्पिरिट अकादमी में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति के रूप में भी रोहन ने इस पर अपना दिमाग लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला।
एक गहरी सांस छोड़ते हुए रोहन ने खिड़की की ओर देखा। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जीवंत और रोमांचक दुनिया में पुनर्जन्म लेने के बाद वह केवल एक साधारण व्यक्ति हो सकता है। कोई भी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। अन्य ट्रांसमिग्रेटर के पास या तो एक सुनहरी उंगली होती है या वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं जो दुनिया को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। मैं ऐसी दयनीय स्थिति में कैसे पहुंच गया? खुद को एक ट्रांसमिग्रेटर के रूप में सोचते हुए रोहन को लगा कि वह पूरे ट्रांसमिग्रेटर समुदाय के लिए शर्मिंदगी का कारण है। रोहन, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अगर तुम अंदर नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं। अगर तुम मुझसे पूछो तो अगर तुम अंदर नहीं भी आ पाते तो भी तुम एक साधारण ऑफिस कर्मचारी हो सकते हो और तुम्हें बाहर जाकर कोई रोमांच नहीं करना पड़ता। ये कितना बढ़िया है। इस समय पीछे से एक आवाज आए और एक मोटा हाथ रोहन के कंधे पर टिका हुआ था। बिना सोचे समझे रोहन को पहले से ही पता था कि वह कौन था। रोहित नायर रोहन का वर्तमान डेस्कमेट है और उसे स्कूल में रोहन का एकमात्र अच्छा दोस्त या यूं कहें कि अच्छा भाई माना जा सकता है। रोहित नायर भी एक साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन उनकी किस्मत रोहन से कहीं बेहतर है। उन्होंने एक विंड वुल्फ प्राप्त किया जो अच्छी गुणवत्ता वाला एक स्पिरिट पालतू जानवर है जो विकसित हो सकता है। रोहित नायर की परिस्थितियों को देखते हुए थोड़े प्रयास से एक इंटरमीडिएट स्पिरिट अकादमी में प्रवेश पाना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। बेशक अधिक उन्नत अकादमी में प्रवेश पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और रोहन इस समय पूरी तरह से स्थिर जमे हुए लग रहे थे। रोहन, रोहित नायर, जिसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, ने आश्चर्य से पुकारा। लेकिन इस समय रोहन पूरी तरह से अपने मन में डूबा हुआ था, क्योंकि जैसे ही रोहित नायर बोल रहा था उसके मन में एक यांत्रिक भावहीन आवाज गूंज उठी। डिंग, होस्ट के पहले स्पिरिट पालतू जानवर का पता लगा रहा है। विकास दर 100% तक पहुंच गई है। स्पिरिट कंट्रोल सिस्टम सक्रियण के लिए शर्तें पूरी हो गई हैं। कृपया प्रतीक्षा करें। 1%, 7%, 18%, 35%, 55%, 80%, 100%। स्पिरिट कंट्रोल सिस्टम सक्रियण सफल रहा। हालांकि आवाज़ पूरी तरह से भावहीन लग रही थी, रोहन के लिए ये स्वर्ग की आवाज़ की तरह थी, क्योंकि वह जो हार मानने वाला था आखिरकार मान गया कि उसके पास भी एक सिस्टम है। ये है उसकी सुनहरी उंगली। अध्याय 3, मुसीबत मांगने वालों की कभी कमी नहीं होती। यह वास्तव में यह भावहीन मशीनी सी आवाज़ थी जिसने रोहन को कुछ देर के लिए विचारों में खो दिया। अचानक वास्तविकता में वापस आते हुए रोहन के चेहरे पर बेकाबू उत्साह दिखा। रोहन, रोहित नायर, जो उसके बगल में खड़ा था, ने जोर से रोहन को हिलाया। रोहन, जो अपने होश में आ गया था, तुरंत चौंक गया और जल्दी से अपनी खुशी को दबा दिया। तभी उसने रोहित नायर की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उलझन में पूछा, रोहित नायर, तुमने अभी क्या कहा? माफ करना, मैं अभी थोड़ा विचारों में खोया हुआ था। ये सुनकर रोहित नायर ने एक अवाक भाव प्रकट किया। तो उसने अभी जो कुछ भी कहा था, इस आदमी रोहन ने कुछ भी नहीं सुना था। मैंने कहा, भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है। इन कुछ दिनों का पूरा लाभ उठाओ और कड़ी मेहनत करो। देखो कि क्या तुम निम्न स्तरीय स्पिरिट गुरुकुल में प्रवेश पाने का प्रयास कर सकते हो। ये कहते हुए रोहित नायर ने गहरी सांस ली। वह ये भी जानता था कि रोहन को जो स्पिरिट साथी मिला था वह एक ज़ॉम्बी था, बहुत धीमी गति से चलने वाला, और एक ऐसा ज़ॉम्बी जो विकसित नहीं हो सकता था। जब रोहन अभी विचारों में खोया हुआ था तो रोहित नायर ने सोचा कि इस मामले ने रोहन को बहुत बड़ा झटका दिया है और वह अभी तक ठीक नहीं हुआ है। यही वजह है कि वह बाहर ही रहता है। इसे जारी रखो। रोहन के कंधे को फिर से जोर से थपथपाते हुए रोहित नायर ने उसे प्रोत्साहित किया। ये सुनकर रोहन ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। अभी वह अपने सिस्टम के बारे में अधिक चिंतित था। हालांकि इस सार्वजनिक सेटिंग में उसे यकीन नहीं था कि सिस्टम खोलने से कोई अजीबोगरीब घटना होगी, इसलिए रोहन ने फैसला किया कि ऐसा करने से पहले जल्द से जल्द घर जाना बेहतर होगा। चिंता मत करो, मेरा लक्ष्य लो लेवल स्पिरिट गुरुकुल नहीं है। अब जब रोहन के पास सिस्टम था, हालांकि उसे अभी भी ठीक से पता नहीं था कि यह किस लिए है, तो सिर्फ लो लेवल स्पिरिट गुरुकुल उसे कैसे संतुष्ट कर सकता था। रोहित नायर थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस यह मानकर कि रोहन में पर्याप्त आत्मविश्वास है, जो एक अच्छी बात थी। बेशक वह रोहन की बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेगा। रोहन के पास जो ज़ॉम्बी स्पिरिट साथी था, उसके साथ क्या वह लो लेवल स्पिरिट गुरुकुल में जा सकता था? यह एक बड़ा सवाल था। हा, क्या तुम लोगों ने अभी सुना कि रोहन ने क्या कहा? उसका लक्ष्य लो लेवल स्पिरिट गुरुकुल नहीं है। हा। इस समय बगल से बेहद घमंडी हंसी आई। इस जोरदार हंसी और थोड़े कठोर शब्दों ने रोहन और रोहित नायर दोनों को भौंचक्का कर दिया। सिर घुमाकर देखने पर उन्हें एक लड़का दिखा जो चमकीले कपड़े पहने हुए था, जो स्पष्ट रूप से कुछ प्रभावशाली परिवार से था, और उसके चेहरे पर एक अभिमानी भाव था। रोहन इस व्यक्ति से बिल्कुल भी अपरिचित नहीं था। इस व्यक्ति का नाम प्रणव शेट्टी था और माना जा सकता था कि उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छा था।
शेट्टी वंश वेदगा में एक दूसरे दर्जे का परिवार था। उनका सबसे मजबूत सरदार एक राजसी स्पिरिट थी जो पहले ही 5 क्रम में पहुंच चुकी थी। हालांकि 5 क्रम की राजसी स्पिरिट बहुत शक्तिशाली नहीं लगती थी, लेकिन इस वेदगा में ये वास्तव में कमज़ोर नहीं थी। आखिरकार वेदगा कोई बड़ा शहर नहीं था, इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक मध्यम आकार का शहर माना जा सकता था। यहाँ तक कि वेदगा का सबसे मजबूत नगर अधिपति भी केवल एक स्पिरिट नियंत्रक 7वां स्तर था, जो पूरे वेदगा में सबसे मजबूत युद्ध शक्ति थी। वेदगा में कुल 3 पहले दर्जे के परिवार और 5 दूसरे दर्जे के परिवार थे। जहाँ तक दूसरे दर्जे से नीचे के परिवारों की बात है तो वे और भी अधिक थे। प्रथम श्रेणी के परिवार के स्तर तक पहुंचने के लिए परिवार के भीतर सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति कम से कम स्तर 6 होनी चाहिए। दूसरे दर्जे के परिवार के लिए ये 5 क्रम था, इसलिए वेदगा में शेट्टी कबीले का प्रभाव वास्तव में कमज़ोर नहीं था। और यही कारण था कि प्रणव शेट्टी कक्षा में इतना घमंडी और दबंग हो सकता था। जब तक वह उन कुछ प्रथम श्रेणी के परिवारों के वंशजों को भड़काता नहीं था, तब तक वह मूल रूप से छात्रों के बीच घूम सकता था। और इस कक्षा में प्रथम श्रेणी के परिवारों के वंशज नहीं थे, इसलिए प्रणव शेट्टी मूल रूप से बिना किसी को परेशान किए घूम सकता था। प्रणव शेट्टी, जो शेट्टी कबीले से आया था, को स्वाभाविक रूप से अपना पहला स्पिरिट साथी स्कूल से नहीं बल्कि अपने परिवार से मिला था। ये प्रभावशाली परिवारों का लाभ था, उनके पास न केवल बेहतर पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, बल्कि वे अधिक शक्तिशाली स्पिरिट साथी भी प्राप्त कर सकते थे। शुरुआती पंक्ति ने पहले ही आम लोगों की तुलना में एक बड़ा अंतर बना दिया था। ये ठीक इसी वजह से था कि प्रणव शेट्टी घमंडी होने के आदी थे और कक्षा में आम लोगों को पूरी तरह से नीची नज़र से देखते थे। रोहन स्वाभाविक रूप से अपवाद नहीं था और अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था और उसका उपहास किया जाता था। इसके अलावा, हालांकि रोहन एक आम व्यक्ति था, वह कुछ हद तक सुंदर था और उसका एक खास आभा था, जिसने प्रणव शेट्टी को, जो खुद को उत्कृष्ट मानता था, उससे बेहद नापसंद करता था। यह विशेष रूप से रोहन द्वारा ज़ोंबी स्पिरिट साथी प्राप्त करने के बाद सच था। प्रणव शेट्टी को जब भी मौका मिलता था, रोहन के पास आकर उसका मजाक उड़ाना पसंद था। रोहन, क्या तुम्हें लगता है कि अपने बेकार ज़ोंबी के साथ तुम संभवतः राजसी स्पिरिट गुरुकुल में जा सकते हो? और कुछ तो छोड़ो, मुझे संदेह है कि तुम निम्न स्तरीय स्पिरिट गुरुकुल में भी जा सकते हो, है न? हा। रोहन के अभी अभी कहे गए शब्दों के बारे में प्रणव शेट्टी बहुत तिरस्कारपूर्ण दिखाई दिए और यहाँ तक कि उसके मुंह पर उसका मजाक उड़ाया। प्रणव शेट्टी की नज़र में वह एक साधारण व्यक्ति था जिसके पास कोई योग्यता नहीं थी। एक स्पिरिट साथी प्राप्त करना और वह एक बेकार ज़ॉम्बी निकला, ये स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि रोहन भविष्य में एक साधारण व्यक्ति से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वह इस तरह के व्यक्ति को जैसे चाहे धमका सकता था और प्रणव शेट्टी हमेशा रोहन के सामने श्रेष्ठता का भाव महसूस करता था। रोहन ने खुद अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन रोहित नायर, जो उसके बगल में था, शांत नहीं बैठ सका और आगे बढ़ने वाला था। उसके बाहर निकलने से ठीक पहले रोहन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। रोहित नायर, जो कुछ हद तक क्रोधित था, को रोहन ने रोका और उसे रुकना पड़ा। वह पलटा, रोहन को कुछ उलझन के साथ देखा। उसे समझ में नहीं आया कि वह उसकी मदद क्यों करना चाहता था, लेकिन उसने उसे रोक दिया। अध्याय 4, विकसित होने वाला ज़ॉम्बी। रोहित नायर के थोड़े गुस्से वाले भाव को देखते हुए रोहन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, उसे संकेत दिया कि वह आवेगी न हो। हालांकि रोहित नायर को जो स्पिरिट साथी विंडवुल्फ मिला था, उसमें अच्छी वृद्धि की संभावना थी, लेकिन रोहित नायर खुद किसी परिवार से नहीं था, वह रोहन से बस थोड़ा बेहतर था। इस समय प्रणव शेट्टी से सीधे भिड़ना, जिसके पास शेट्टी कबीले का समर्थन था, स्पष्ट रूप से खुद को ज्यादा आंकना था। हालांकि रोहन प्रणव शेट्टी के मजाक से बहुत असहज महसूस करता था, लेकिन एक और जीवन जीने के बाद रोहन की मानसिकता हर असहमति पर आवेगपूर्ण तरीके से काम करने की उम्र से बहुत पहले ही निकल चुकी थी। अगर प्रणव शेट्टी अब नाराज होते तो इसमें उनके पीछे शेट्टी कबीले का हाथ हो सकता था। हालांकि रोहन ने सिस्टम को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सिस्टम उसे तुरंत अजेय बना सकता था। भले ही सिस्टम उसे मजबूत बना सकता है, रोहन का मानना है कि इसके लिए कम से कम समय की आवश्यकता होगी। एक सज्जन व्यक्ति का बदला कभी भी देर से नहीं होता है। एक पल के झगड़े के लिए कुछ भी आवेगपूर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा रोहन का मानना था कि सिस्टम के साथ बदला लेने में 10 साल बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, बशर्ते कि वह 1 हफ्ते बाद नामांकन मूल्यांकन में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हो जाए और उसे टॉप स्पिरिट गुरुकुल में भर्ती कराया जाए। रोहन का मानना था कि तब तक भले ही वह प्रणव शेट्टी को हरा दे, शेट्टी खानदान उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले रोहन प्रणव शेट्टी के साथ सीधे टकराव की योजना नहीं बना रहा था। रोहन की आंखों में देखते हुए रोहित नायर भी तुरंत शांत हो गया और थोड़ा सिर हिलाया। भड़काने वाले प्रणव शेट्टी को नज़रअंदाज करते हुए रोहन और रोहित नायर ने अपनी चीज़ें ठीक की और सीधे कक्षा से बाहर चले गए। प्रणव शेट्टी के अभी अभी बहुत मजाकिया शब्दों के बारे में रोहन को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी।
प्रणव शेट्टी ने रोहन और रोहित नायर की पीठ देखी, जिन्होंने उसे अनदेखा किया और सीधे चले गए। उनका चेहरा थोड़ा उदास था, लेकिन ये गुरुकुल में था, यहाँ तक कि वह गुरुकुल के अंदर भी परेशानी पैदा नहीं कर सकता था, क्योंकि इस गुरुकुल के प्रिंसिपल वेदग के नगर अधिपति थे। यहाँ तक कि इन प्रथम श्रेणी के परिवारों और द्वितीय श्रेणी के परिवारों के सरदारों को भी नगर अधिपति को देखकर सम्मान करना चाहिए था। प्रणव शेट्टी के लिए, वह केवल शेट्टी कबीले के सरदार का बेटा था और नगर अधिपति को आसानी से अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता था। इसलिए रोहन की पीठ को देखते हुए प्रणव शेट्टी का चेहरा थोड़ा उदास था और उसने कुछ भी खतरनाक नहीं किया। कचरा कचरा है, भले ही मैं तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारा मजाक उड़ाऊं, तुम हिम्मत नहीं करोगे। उफ। ये कहते हुए प्रणव शेट्टी ने भी एक तरफ जमकर थूका। और प्रणव शेट्टी जैसे व्यक्ति के लिए स्वाभाविक रूप से उसके आसपास नौकरों की कमी नहीं थी। प्रणव शेट्टी के दोनों ओर खड़े होकर सिर हिलाते हुए और झुकते हुए वे कृपालुता से हंस रहे थे। भाई वो बहुत ताकतवर है। वह बच्चा रोहन बिल्कुल बेकार है, वह पादने की हिम्मत नहीं करता। बिल्कुल, तुम्हें पता है कि हमारा भाई वो उच्च स्तरीय या यहाँ तक कि सर्वोच्च स्पिरिट वाले गुरुकुल में प्रवेश पाने जा रहा है। दोनों पहले से ही नौकर होने के आदी थे और जानते थे कि प्रणव शेट्टी को खुश करने के लिए किस तरह के शब्द कहने चाहिए। नौकरों की प्रशंसा के शब्दों को सुनकर प्रणव शेट्टी ने अहंकार और व्यस्तता से अपना सिर फिर से उठाया। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे आकाश सबसे बड़ा था, पृथ्वी दूसरे नंबर पर और वह तीसरा। कक्षा से बाहर निकलने के बाद रोहन रोहित नायर से अलग हो गया और बिना रुके वापस घर चला गया। वह जल्दी से घर लौटा, अपनी चप्पलें बदली, छोटे से लिविंग रूम में आया और अधीरता से बैठ गया। सिस्टम, जल्दी से बाहर आओ। जैसे ही वह बैठा, रोहन ने जल्दी से 2 बार धीरे से आवाज़ लगाई और रोहन के मन में वह आवाज़ फिर से गूंज उठी जिसने रोहन को एक स्वप्न जैसा एहसास दिया था। हालांकि यांत्रिक आवाज़ में कोई भावना नहीं थी, रोहन के लिए यह स्वर्गीय संगीत था। डिंग, रॉयल स्पिरिट सिस्टम आधिकारिक तौर पर सक्रिय हो गया है। ये सिस्टम मेजबान को स्पिरिट साथी की जानकारी के सभी पहलुओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद कर सकता है। साथ ही ये स्पिरिट साथी द्वारा प्राप्त अनुभव बिंदुओं को बढ़ा सकता है, जिससे स्पिरिट साथी जल्दी से ऊपर उठ सकता है। सिस्टम ने बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन रोहन ने बहुत ध्यान से सुना, एक भी बात को मिस करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार यह उसके भविष्य के बारे में था, वह इसे गंभीरता से कैसे नहीं ले सकता था। कक्षा में रोहन ने केवल सिस्टम को सफलतापूर्वक सक्रिय किया था, लेकिन इसे शुरू नहीं किया था। अब पहली बार इसे शुरू किया गया था। जिस क्षण यांत्रिक आवाज़ समाप्त हुई, रोहन के सामने एक पैनल अचानक पॉपअप हुआ जिसे केवल वह देख सकता था। होस्ट रोहन स्तर, पहला आदेश। दूसरा स्तर स्पिरिट ऊर्जा मूल्य 20020 स्पिरिट ऊर्जा कौशल, आध्यात्मिक शक्ति श्रृंखला स्तर 1 100 स्पिरिट ऊर्जा की खपत, आध्यात्मिक शक्ति शील्ड स्तर 1 100 स्पिरिट ऊर्जा की खपत, आध्यात्मिक दृष्टि स्तर 1 प्रति सेकंड 10 स्पिरिट ऊर्जा की खपत। स्पिरिट साथी काला नेत्र ज़ोंबी उपलब्ध नहीं, शुल्क अंक 0। बहुत संक्षिप्त, यह एक नज़र में स्पष्ट था कि रोहन के पास वर्तमान में किस तरह की ताकत है। उसने एक उंगली बाहर निकाली और उसके सामने पैनल के स्पिरिट साथी अनुभाग पर टैप किया। इसके तुरंत बाद पैनल पलट गया और स्पिरिट साथी अनुभाग सीधे विस्तारित हो गया। नाम काला नेत्रा ज़ोंबी। विशेषता मरे हुए। विशेषता स्तर, पहला आदेश। दूसरा स्तर अनुभव 0% विकास क्षमता, औसत दर्जे का विकास प्रगति 100% प्रतिभा, शारीरिक क्षति में कमी। निम्न स्तर कौशल, कोई नहीं विकास दिशा, अद्वितीय विकास दिशा। अगला चरण श्वेता नेत्रा ज़ोंबी। सामान्य ग्रे आंखों वाला ज़ोंबी, दुर्लभ पीली आंखों वाला ज़ोंबी, उत्तम नीली आंखों वाला ज़ोंबी, महाकाव्य हरी आंखों वाला ज़ोंबी, पौराणिक लाल आंखों वाला ज़ोंबी, राजा पौराणिक। जब रोहन ने विकास दिशा देखी तो उसने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने जल्दी से अपनी आंखों को अपने हाथ से जोर से रगड़ा, ये सोचकर कि उसने गलत देखा है। लेकिन जब उसने फिर से ध्यान से देखा तो विकास की दिशा अभी भी स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी। अगला चरण श्वेता नेत्र ज़ोंबी। इसका मतलब था कि रोहन के हाथों में ज़ोंबी स्पिरिट साथी विकसित होने में असमर्थ नहीं था, न ही यह कोई कचरा स्पिरिट साथी था। ये सिर्फ इतना था कि इस दुनिया के लोगों को यह नहीं पता था कि इसे कैसे विकसित किया जाए। अध्याय 5 पहला विकास। इतना ही नहीं, सिस्टम पर प्रदर्शित जानकारी के अनुसार जैसे जैसे उसका ज़ोंबी स्पिरिट साथी विकसित होता है, उसकी विकास क्षमता बढ़ती जा सकती है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि सभी स्पिरिट साथियों के लिए विकास क्षमता उनकी विकास सीमा निर्धारित करती है। रॉयल स्पिरिट मास्टर्स की इस दुनिया में स्पिरिट साथियों की विकास क्षमता को 8 स्तरों में विभाजित किया गया है। वे हैं बेकार, औसत दर्जे का, साधारण, दुर्लभ, उत्तम, महाकाव्य, पौराणिक और पौराणिक। हालांकि विकास क्षमता का उच्चतम स्तर वर्तमान में पौराणिक ग्रेड है, पूरे संघ राज्य में वर्तमान स्थिति के आधार पर उच्चतम दर्ज की गई विकास क्षमता केवल पौराणिक ग्रेड है। पौराणिक ग्रेड संघ राज्य में अधिकांश लोगों द्वारा की जाने वाली अटकलें हैं।
जो लोग इस पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं उनमें वे शक्तिशाली व्यक्ति हैं जिनके पास पौराणिक ग्रेट स्पिरिट साथी हैं। वे सभी मानते हैं कि उच्च स्तरीय स्पिरिट साथी भी हैं, लेकिन वर्तमान में कोई भी उस स्तर तक विकसित नहीं हो पाया है। विभिन्न विकास क्षमता वाले स्पिरिट साथियों की भी अपनी अपनी विकास सीमाएं होती हैं। वेस्ट ग्रेड अधिकतम 4 क्रम 10वें स्तर तक ही पहुंच सकता है, औसत दर्जे का अधिकतम 5 क्रम 10वें स्तर तक पहुंच सकता है, और इसी तरह। केवल एपिक ग्रेड स्पिरिट साथियों के पास 9 रैंक 10वें स्तर तक पहुंचने का मौका है, और जहां तक उच्च स्तर के लीजेंडरी स्पिरिट साथियों की बात है तो कहने को तो और भी कम है। समान स्तर की स्थितियों के तहत उच्च विकास क्षमता वाले स्पिरिट साथियों को अधिक लाभ होगा, क्योंकि विकास क्षमता जितनी अधिक होगी वे उतनी ही अधिक प्रतिभा और कौशल में महारत हासिल कर सकते हैं, जिससे स्वाभाविक रूप से उन्हें अधिक लाभ मिलेगा। और रोहन का वर्तमान काल नेत्र ज़ोंबी विकास क्षमता के दूसरे चरण में है, जो कि वेस्ट से थोड़ा ही बेहतर है। बेशक अब जब उसने आशा देखी है तो वह स्वाभाविक रूप से अपने काल नेत्र ज़ोंबी को वेस्ट नहीं मानेगा। ये जानना महत्वपूर्ण है कि लाल आंखों वाला ज़ोंबी राजा काल नेत्र ज़ोंबी का अंतिम विकासवादी चरण पौराणिक ग्रेड विकास क्षमता रखता है। वर्तमान में पूरे महाद्वीप में यहाँ तक कि लीजेंडरी ग्रेड स्पिरिट साथी भी अत्यंत दुर्लभ हैं, और प्रत्येक पिरामिड के शिखर पर खड़ा है। काला नेत्र ज़ोंबी जो मिथिकल ग्रेड रेड आइड ज़ोंबी किंग में विकसित हो सकता है, कि कल्पना की जा सकती है कि यह भविष्य में कितना भयानक होगा। रॉयल स्पिरिट सिस्टम के साथ शीर्ष स्पिरिट गुरुकुल पूरी तरह से पहुंच के भीतर है। सिस्टम पैनल को चकित होकर देखते हुए रोहन का दिल परमानंद से भर गया। यदि संसाधन पर्याप्त होते तो रोहन मिथिकल पालतू जानवर रखने वाला महाद्वीप का पहला व्यक्ति भी बन सकता था। अगर यह बात फैलती तो सोचने की कोई जरूरत नहीं है, 100% लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और यहाँ तक कि उसे पागल भी समझेंगे, क्योंकि अब तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया है कि पौराणिक ग्रेड में कैसे विकसित हुआ जाए। बेशक ये पर्याप्त संसाधनों के आधार पर है। एक स्पिरिट साथी के प्रत्येक विकास के लिए विकास को पूरा करने का मौका पाने के लिए एक निश्चित मात्रा में संसाधनों का उपभोग करने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ने पर विभिन्न संसाधन सामग्री अधिक कीमती और दुर्लभ हो जाती है, और ये संसाधन मूल रूप से महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में राक्षसों से आते हैं। इन संसाधनों को प्राप्त करने के केवल 2 रास्ते हैं। एक है उन्हें प्राप्त करने के लिए संबंधित राक्षसों का खुद शिकार करना, और दूसरा है उन्हें बाजार में बिक्री के माध्यम से प्राप्त करना। संसाधन प्राप्त करने के लिए ये 2 मुख्य चैनल हैं, और रोहन अकेले होने के कारण केवल संघ राज्य की मदद से एक छात्र बनने का अवसर था। उसके पास संसाधन या ऐसा कुछ खरीदने के लिए कोई अतिरिक्त पैसा कहाँ से होगा। दूसरे शब्दों में, अगर रोहन चाहता था कि उसका काल नेत्र ज़ोंबी विकसित हो तो उसे सुरक्षित वेदगढ़ छोड़ना होगा और जंगल में राक्षसों का शिकार करना होगा। अपना मन बना लेने के बाद रोहन ने पहले ये जांचने का फैसला किया कि विकास के लिए किन सामग्रियों की आवश्यकता है, उसे जल्द से जल्द उन्हें प्राप्त करने का तरीका खोजना था। लेकिन तभी जब रोहन काला नेत्र ज़ोंबी के लिए विकास सामग्री की जांच कर रहा था, उसने अचानक कुछ पाया। सिस्टम पैनल पर विकास बटन ग्रे नहीं था जैसा कि होना चाहिए था, लेकिन जला हुआ था। इस स्थिति ने स्वाभाविक रूप से उसे बहुत भ्रमित कर दिया। उसने खुद को संभाला। रोहन ने सिस्टम पैनल को ध्यान से देखा और आखिरकार सिस्टम प्रॉम्प्ट पाया। सिस्टम सक्रियण कल्याण बिना किसी संसाधन को चार्ज किए अपने पहले विकास में मेजबान के स्पिरिट साथी की सहायता कर सकता है, और साथ ही मेजबान को 2 उपयोग करने योग्य मुफ्त अन्न प्रदान करता है। ये देखकर रोहन तुरंत बहुत खुश हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, सिस्टम में शुरुआती कल्याण है। प्राचीनों ने वास्तव में मुझे धोखा नहीं दिया। संकोच करने की क्या बात है। बेशक ये विकसित होने का समय है। हालांकि विकसित होने से पहले ज़ोंबी स्पिरिट साथी को पहले बुलाया जाना चाहिए। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका दिमाग थोड़ा हिल गया। उसके सामने एक हल्की रोशनी दिखाई दी, और जैसे जैसे रोशनी धीरे धीरे फैलती गई, एक मानव जैसा ज़ोंबी लगभग उसके बराबर ऊंचाई पर पतली हवा से प्रकट हुआ। हालांकि ज़ोंबी का चेहरा साफ साफ देख पाना नामुमकिन था, लेकिन उसे घिनौना भी कहा जा सकता था। लेकिन आकृति से ये पहचानना अभी भी संभव था कि यह एक महिला ज़ोंबी थी। आखिरकार उसकी छाती पर मांस के वे 2 टुकड़े नकली नहीं थे, सिर्फ वे अब पत्थर की तरह सख्त हो गए थे, और उसकी स्याही जैसी काली आंखों की जोड़ी लोगों को डराने वाली अनुभूति कराती थी। महिला ज़ोंबी अपनी जगह पर खड़ी थी, और रोहन की आज्ञा प्राप्त किए बिना वह बिल्कुल भी नहीं हिली। ये स्पष्ट नहीं था कि क्या उसे वास्तव में कोई चेतना नहीं थी और उसे हताश होकर कार्य करने की आवश्यकता थी, या ये धीमी सोच के कारण था। सिस्टम पैनल पर वापस देखते हुए रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के विकास विकल्प चुना। विकसित। एक सफ़ेद रोशनी ने जल्दी से महिला ज़ोंबी को घेर लिया, जिससे अंदर के परिवर्तनों को देखना असंभव हो गया। विकास प्रक्रिया बहुत तेज थी। सिर्फ 1 मिनट में सफ़ेद रोशनी तेजी से पीछे हट गई, और मादा ज़ोंबी जो सफ़ेद रोशनी के अंदर थी रोहन के सामने फिर से प्रकट हुई। जब रोहन ने अपने ज़ोंबी स्पिरिट साथी को फिर से देखा तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं,
क्योंकि इस समय ज़ोंबी स्पिरिट साथी वास्तव में बदल गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, बाहरी रूप बहुत बदल गया था। अध्याय 6 श्वेता नेत्र ज़ोंबी। हालांकि रोहन की ज़ोंबी स्पिरिट साथी एक महिला ज़ोंबी है, फिर भी काल नेत्र ज़ोंबी की उपस्थिति किसी डरावनी फिल्म की तरह लग रही थी। अगर कोई साधारण इंसान काल नेत्र ज़ोंबी को इस तरह की शक्ल में देखता तो वह उसे सीधे राक्षस समझ सकता था। यहाँ तक कि रोहन, जो अपने ज़ोंबी स्पिरिट साथी का ओंकी का स्वामी है, भी अपने स्पिरिट साथी को देखकर थोड़ा खौफनाक महसूस करता है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में रोहन शायद ही कभी उसे बुलाता हो। जरा सोचिए, आधी रात को एक डरावने दिखने वाले ज़ोंबी स्पिरिट साथी के साथ सोना, चाहे आप इसके बारे में कुछ भी सोचें, ये बेहद डरावना है। खासकर अगर आप आधी रात को जाग जाते हैं। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो आप डर के मारे मर सकते हैं। समस्या यह है कि इस ज़ोंबी को सोने की ज़रूरत नहीं है और वह आपको घूरता रहता है। यह शायद किसी को भी सोने में असमर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है। बेशक शायद उन लोगों के लिए नहीं जो इंसान नहीं हैं। लेकिन अब यह अलग है। काल नेत्र ज़ोंबी, जिसने अपना पहला विकास पूरा कर लिया है, के रूप रंग में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब इसे काल नेत्र ज़ोंबी नहीं बल्कि श्वेत नेत्र ज़ोंबी कहा जाना चाहिए। अगर उसने धूप का चश्मा पहना होता तो ये पूरी तरह से ध्यान देने योग्य नहीं होता। ज़ोंबी का शरीर, जो मूल रूप से थोड़ा डरावना दिखता था, अब एक सामान्य मानव जैसा दिखता है। इतना ही नहीं, महिला ज़ोंबी, जो श्वेता नेत्रा ज़ोंबी में विकसित हो गई है, का चेहरा अब नाजुक है। यद्यपि उसका रंग पीला दिखता है, लेकिन ये लोगों को रुग्ण सुंदरता का एहसास कराता है। यदि आप बारीकी से नहीं देखते हैं और उसे बाहर नहीं निकालते हैं तो लोग उसे एक सुंदर मानव महिला समझने की गलती कर सकते हैं। बेशक क्योंकि वह अभी भी एक ज़ोंबी है, वह एक ठंडी आभा उत्सर्जित करती है। रोहन ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से महिला ज़ोंबी के कुछ नाजुक चेहरे को छुआ। जब वह काला नेत्रा ज़ोंबी थी तब की तुलना में यह थोड़ा नरम था, लेकिन यह अभी भी काफ़ी कठोर था, बिना किसी गर्मी के बर्फीली ठंड। इतनी खूबसूरत महिला ज़ोंबी स्पिरिट साथी कितनी मजबूत है। वह अभी भी इतनी बेकार नहीं होगी, है ना? अच्छा दिखना पूरी तरह से बेकार है। वर्तमान रोहन के लिए उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करना चाहिए। और सबसे तेज तरीका स्वाभाविक रूप से राक्षसों का शिकार करने का तरीका है। केवल राक्षसों का शिकार करके ही वह जल्दी से अनुभव अंक जमा कर सकता है और इस तरह अपने स्पिरिट साथी का स्तर बढ़ा सकता है। और जैसे जैसे स्पिरिट साथी का स्तर बढ़ता है, रोहन एक राजसी स्पिरिट के रूप में उच्चतम स्तर की स्पिरिट साथी के स्तर के साथ तालमेल बिठा सकता है और स्वाभाविक रूप से उसका अपना स्तर भी बढ़ेगा। यही कारण है कि इस दुनिया में लगभग सभी रॉयल स्पिरिट मास्टर्स बड़ी मात्रा में युद्ध के माध्यम से जमा होते हैं। सिस्टम पैनल को फिर से खोलने पर उसके स्पिरिट साथी से संबंधित पैनल पूरी तरह से बदल गया था। नाम श्वेता नेत्रा ज़ोंबी। विशेषता मरे हुए विशेषता स्तर टियर 1 रैंक 2 अनुभव अंक 0% विकास क्षमता सामान्य विकास प्रगति 0% प्रतिभा शारीरिक क्षति में कमी निम्न स्तर आवंटन योग्य प्रतिभा बिंदु हैं। कौशल रक्तपात आवंटन योग्य कौशल बिंदु हैं। इस विकास के साथ ज़ोंबी स्पिरिट साथी की ताकत बहुत बढ़ गई है और इसकी खुद की विकास क्षमता सीमा सामान्य से टूट गई है। इतना ही नहीं, बल्कि उसने एक कौशल भी हासिल किया, रक्तपात। जब मालिक किसी दुश्मन के लक्ष्य से लड़ता है और प्रतिद्वंद्वी को नुकसान पहुंचाता है तो मालिक अपनी चोटों से उबर सकता है और साथ ही साथ अपनी हमले की शक्ति को बढ़ा सकता है। अवधि 3 मिनट, कूलडाउन 5 मिनट। हालांकि इसमें एक कूलडाउन है, ये कौशल अभी भी बहुत शक्तिशाली है। ये चोटों को ठीक कर सकता है और अधिक निरंतर युद्ध शक्ति प्रदान कर सकता है। उसके पास पहले से मौजूद शारीरिक क्षति में कमी के साथ, जो शारीरिक क्षति के एक हिस्से को कम कर सकता है, रोहन अपने स्पिरिट साथी की भविष्य की दिशा भी देख सकता था। लाइफ स्टील टैंक आउटपुट बिल्ड। ये पहले से ही बहुत स्पष्ट है। लाइफ स्टील क्षमता प्लस डैमेज रिडक्शन क्षमता और काफ़ी नुकसान आउटपुट एक आदर्श लाइफ स्टील टैंक आउटपुट बिल्ड। उसी समय रोहन ने टैलेंट के तहत उल्लिखित आवंटन योग्य प्रतिभा और अपग्रेड करने योग्य के रूप में प्रदर्शित कौशल को भी देखा। सिस्टम टैलेंट और स्किल्स को पॉइंट आवंटित करने में क्या खर्च होता है? अगर उसे समझ में नहीं आया तो उसे पूछना पड़ा। स्वाभाविक रूप से रोहन को इसके बारे में ठीक से पूछना पड़ा। एक स्पिरिट साथी के पास जितनी अधिक प्रतिभाएं और कौशल होते हैं, वह उतना ही मजबूत होता है। एक साधारण स्पिरिट साथी के लिए हर बार जब वह एक विकास पूरा करता है तो वह या तो एक प्रतिभा या एक कौशल प्राप्त कर सकता है। प्रतिभाओं को निष्क्रिय कौशल माना जा सकता है। विकास क्षमता जितनी अधिक होगी, उतने ही अधिक कौशल या प्रतिभाएं प्राप्त होंगी। इसलिए उसी स्तर पर उच्च विकास क्षमता वाले एक स्पिरिट साथी के पास अक्सर अधिक कौशल या प्रतिभाएं होती हैं और वह अधिक लाभप्रद होता है। बेशक ये स्पिरिट साथी की ताकत को मापने का सिर्फ एक तरीका है और इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास जितनी ज़्यादा प्रतिभाएं या कौशल हैं, वह उतना ही मजबूत है। आवंटन योग्य प्रतिभाओं और आवंटन योग्य कौशलों को आवंटन के लिए केवल उपलब्ध मुफ्त अंकों की खपत की आवश्यकता होती है। वर्तमान में होस्ट के पास 2 उपलब्ध आवंटन बिंदु हैं।
मुफ्त अंकों का उपयोग न केवल स्पिरिट साथी की प्रतिभाओं और कौशलों को अंक आवंटित करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि होस्ट द्वारा महारत हासिल की गई स्पिरिट कौशल को उपलब्ध मुफ्त अंकों का उपयोग करके अपग्रेड भी किया जा सकता है। सिस्टम की ठंडी आवाज़ बहुत संक्षिप्त और स्पष्ट थी, बिना किसी अनावश्यक खींचतान के। रोहन ने थोड़ा सिर हिलाया और सिस्टम द्वारा पहले दिए गए उपलब्ध मुफ्त अंकों के उपयोग को समझा। रॉयल स्पिरिट मास्टर स्पिरिट स्किल्स में महारत हासिल करते हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सीखने की ज़रूरत होती है। वर्तमान स्कूल केवल 3 स्पिरिट स्किल्स सिखाता है: आध्यात्मिक शक्ति श्रृंखला, आध्यात्मिक शक्ति शील्ड और आध्यात्मिक दृष्टि। और ये तीनों स्पिरिट स्किल्स रोहन अब लेवल 1 पर पहुंच गया है। राजा स्पिरिट के स्पिरिट स्किल्स को अपग्रेड करना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत समय साधना में लगाना पड़ता है। लेवल जितना ऊंचा होगा, स्वाभाविक रूप से उतनी ही अधिक शक्ति होगी, लेकिन खपत भी उतनी ही अधिक होगी। अध्याय 7 सुपर स्पीड रीजनरेशन। सान्या रोहन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए 200 पॉइंट्स की स्पिरिट एनर्जी के साथ लगातार खपत की जाने वाली आध्यात्मिक दृष्टि के अलावा उसके अन्य 2 स्पिरिट स्किल्स का इस्तेमाल अधिकतम 2 बार किया जा सकता है। 2 उपयोगों के बाद उसकी स्पिरिट एनर्जी समाप्त हो जाएगी, जिससे वह धीरे धीरे ठीक होने तक किसी भी स्पिरिट स्किल का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता जाएगा, स्पिरिट स्किल्स को उपयोग करने के लिए अधिक स्पिरिट एनर्जी की आवश्यकता होगी। वर्तमान में रोहन के पास जो स्पिरिट स्किल्स हैं, उन्हें अपग्रेड करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपग्रेड करने के बाद वह अत्यधिक लागत के कारण उनका उपयोग भी नहीं कर पाएगा, इसलिए वास्तव में इसकी कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। इसलिए रोहन ने अपने पास मौजूद दोनों मुफ्त पॉइंट्स को श्वेता नेत्रा ज़ोंबी को आवंटित करने का फैसला किया। उन्होंने वह प्रतिभा खोली जिसे अंक आवंटित किए जा सकते थे और वह कौशल जिसे अंक आवंटित किए जा सकते थे। आवंटनीय प्रतिभाएं। मैजिक डैमेज रिडक्शन। निम्न स्तर मैजिक प्रकार की क्षति को थोड़ा कम करता है। सुपर स्पीड रीजनरेशन। जब तक ये तुरंत नष्ट नहीं हो जाता, चाहे चोट कितनी भी गंभीर क्यों न हो, इसे बहुत तेज गति से ठीक किया जा सकता है, जिसके लिए सहनशक्ति की खपत की आवश्यकता होती है। आवंटनीय कौशल। बर्सर्क ब्लड धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य का उपभोग करता है, अपनी ताकत और गति को बहुत बढ़ाता है, और फिर अपने स्वास्थ्य के एक निश्चित स्तर तक गिर जाने के बाद स्वचालित रूप से निष्क्रिय हो जाता है। 2 आवंटनीय प्रतिभाएं और 1 आवंटनीय कौशल था। इन तीनों को देखकर रोहन उनमें से लगभग सभी को चाहता था, लेकिन उसके हाथ में वर्तमान में केवल 2 मुफ्त अंक थे, इसलिए वह उनमें से केवल 2 ही चुन सकता था। एक ज़ोंबी को ज़ोंबी जैसा दिखना चाहिए। इसमें सुपर स्पीड रीजनरेशन कैसे नहीं हो सकता? यह एक ज़रूरी चीज़ है। एक पल के लिए सोचने के बाद रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहला आवंटन चुना, सुपर स्पीड रीजनरेशन। जब तक स्पिरिट साथी मर नहीं जाता, तब तक उसके शरीर के सभी अंग अनंत पुनर्जनन से गुजर सकते हैं, जो कि बस असाध्य है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि संघ राज्य के भीतर कई रॉयल स्पिरिट मास्टर्स हैं जिनके स्पिरिट साथी कमोबेश घायल या विकलांग हैं। इनमें से अधिकांश चोटें युद्ध के दौरान अपूरणीय क्षति प्राप्त करने के कारण होती हैं। स्पिरिट साथी भी जीवित प्राणी हैं, वे घायल हो सकते हैं और वे मर सकते हैं। सुपर स्पीड रीजनरेशन जैसी जीवन रक्षक विधि को अंक आवंटित किए जाने चाहिए। दूसरा पॉइंट आवंटित करते समय रोहन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और अंत में इसे एक कौशल, विशेष रूप से बर्सिक ब्लड कौशल को आवंटित करने का फैसला किया। बर्सिक ब्लड कौशल को अंक आवंटित करने का कारण पूरी तरह से दूसरे कौशल ब्लड थर्स्ट का पूरक होना था। बर्सिक ब्लड का उपयोग करने के बाद इसका स्वास्थ्य धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिससे इसकी ताकत और गति बढ़ जाएगी, और यह एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर स्वचालित रूप से निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन इस बिंदु पर इसका स्वास्थ्य अस्वस्थ अवस्था में होगा। ये तब है जब इसे दुश्मनों पर हमला करके अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए ब्लड थर्स्ट कौशल के साथ जोड़ा जा सकता है। एक बार जब इसका स्वास्थ्य पूरी तरह से बहाल हो जाता है, तो ये फिर से बर्सिक ब्लड का उपयोग कर सकता है। इस चक्र के साथ रोहन की महिला ज़ोंबी ईमानदारी से थोड़ी भयानक हो जाती है। बर्सिक ब्लड के तहत बहुत अधिक बढ़ी हुई ताकत और गति के साथ महिला ज़ोंबी की लड़ाकू शक्ति अब की तुलना में कहीं अधिक है। जब वह काला नेत्र ज़ोंबी थी, तब की तुलना में वर्तमान महिला ज़ोंबी की ताकत बस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इसी तरह मादा ज़ोंबी, जिसके शरीर में अब एक हद तक लचीलापन है, उसे अब पहले की तरह इधर उधर उछलने की ज़रूरत नहीं है। असल में वह अब एक सामान्य व्यक्ति से बहुत अलग नहीं है। मादा ज़ोंबी को देखते हुए, जिसके कपड़े थोड़े फटे हुए थे लेकिन जिसका चेहरा नाजुक था, रोहन ने खुद से कहा, तुम्हें हर समय ज़ोंबी ज़ोंबी कहना थोड़ा अजीब लगता है। क्यों न मैं तुम्हें कोई नाम दूं? स्पिरिट साथियों के पास खुद एक हद तक बुद्धि होती है, वे महज कठपुतली नहीं हैं। जब रोहन वहां खुद से बात कर रहा था, तो मादा ज़ोंबी ने अपना सिर झुकाया और रोहन को एक जिज्ञासु भाव से देखा, समय समय पर अपनी आंखें झपकाते हुए। उसकी नज़र एक बच्चे की तरह थी जो कुछ भी नहीं समझता था, मासूम और शुद्ध। उसे यकीन नहीं था कि वह समझ गई है या नहीं, लेकिन रोहन ने मान लिया कि वह सहमत हो गई है। ज़ोंबी ब्लड
चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें सान्या क्यों न कहूँ। ये कैसा लगेगा। ये सुनकर महिला ज़ॉम्बी ने बस अपनी आंखें झपकाईं, एक मासूम बच्चे की तरह जो कुछ भी नहीं समझता। ठीक है, मान लो कि मैंने कुछ नहीं मांगा, तो ये तय हो गया, अब से तुम्हें सान्या कहा जाएगा। और बस ऐसे ही रोहन के पहले स्पिरिट साथी का नाम इतनी सहजता से तय हो गया। उसी समय रोहन के स्पिरिट साथी का स्टेटस पैनल भी बदल गया। नाम सान्या, श्वेता नेत्रा, ज़ोंबी विशेषता, मरे हुए गुण स्तर, पहला आदेश स्तर 2, अनुभव 0% विकास क्षमता, सामान्य विकास प्रगति 0% प्रतिभा, शारीरिक क्षति में कमी निम्न स्तर, सुपर स्पीड, पुनर्जनन कौशल, रक्तपात, निडर रक्त। पहले की तुलना में सान्या के वर्तमान स्थिति पैनल को वास्तव में शानदार कहा जा सकता है। प्रतिभाओं और कौशल को जोड़ना कुल 4 हैं। अधिकांश साधारण स्पिरिट साथी सामान्य स्तर पर अधिकतम 3 प्रतिभाओं या कौशलों के अधिकारी होते हैं और कई के पास केवल 2 भी होते हैं। लेकिन सान्या के पास पहले से ही 4 हैं और यह सिर्फ शुरुआत है। इसलिए हालांकि उसकी विकास क्षमता वर्तमान में सामान्य है, सान्या की ताकत समान विकास क्षमता वाले स्पिरिट साथियों और राक्षसों की तुलना में कहीं अधिक है। सान्या को विकसित करने के लिए मुझे और राक्षसों का शिकार करना होगा। तो अब ज़ॉम्बी का शिकार करने का समय शुरू होने वाला है। रोहन की आंखों के कोनों में छिपी हुई खुशी थी। वह पहले से ही अपनी जेब में बड़ी मात्रा में अनुभव अंक देख सकता था। हालांकि इससे पहले सान्या के मौजूदा फटे हुए कपड़े थोड़े अनुपयुक्त लग रहे थे। रोहन ने अस्थायी रूप से अपने खुद के कपड़ों में से एक को ढूंढा और उसे सान्या पर डाल दिया। अध्याय 8, मध्यम आकार के शहर को छोड़ना। हालांकि प्रक्रिया वास्तव में थोड़ी जटिल थी। हालांकि सान्या सिर्फ एक स्पिरिट साथी थी, वह एक मानवीय स्पिरिट साथी थी। भले ही उसका शरीर ठंडा और कठोर था, फिर भी यह इस तथ्य को नहीं बदल सका कि सान्या का शरीर महिला था। यह एक साधारण मानव महिला की शारीरिक संरचना के समान था। सान्या के कपड़े उतारते समय रोहन ने कसम खाई कि उसने कभी इतनी गोरी त्वचा नहीं देखी। मजेदार। एक कठिन संघर्ष के बाद रोहन आखिरकार सान्या को कपड़े पहनाने में कामयाब रहा। पुरुष के कपड़े पहने हुए सान्या हमेशा एक बहादुर और वीर भावना देती थी। हालांकि उसकी ठंडी निगाहें किसी भी अन्य विचार को बुझाने के लिए पर्याप्त थीं। सान्या को अपने माथे पर अंकित स्पिरिट साथी मार्क में वापस बुलाने के बाद रोहन ने अपनी ज़रूरत की चीज़ें समेटी और सीधे निकल पड़ा। अपने पिछले जीवन की तरह संघ राज्य अभी भी एक ऐसी इकाई थी जिसकी तकनीक कमज़ोर नहीं थी, हालांकि यह उसके पिछले जीवन की तकनीक से थोड़ी अलग थी। बाहर कार जैसी चीज़ें भी थीं, लेकिन कारों की चालक शक्ति गैसोलीन या बिजली नहीं थी, बल्कि स्पिरिट ऊर्जा थी। स्पिरिट ऊर्जा को सभी उपकरणों के लिए चालक शक्ति कहा जा सकता है। इसके अलावा कारों को मध्यम आकार के शहर के भीतर चलाने तक ही सीमित रखा गया था। मध्यम आकार के शहर के बाहर एक ऐसा क्षेत्र था जो राक्षसों से भरा हुआ था। बाहर निकलने की हिम्मत करना मौत की तलाश करने से अलग नहीं था। संघ राज्य की तकनीक काफ़ी विकसित थी, न केवल कारें और ऐसी ही चीज़ें थीं, बल्कि हवाई जहाज़ भी थे। दूसरे मध्यम आकार के शहर की यात्रा करने के लिए केवल पैदल चलने पर निर्भर रहना पूरी तरह से असंभव था। जंगल में राक्षसों का सामना करने की संभावना बहुत अधिक थी। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली राज्य स्पिरिट भी दूसरे मध्यम आकार के शहर में सुरक्षित रूप से नहीं चल सकती थी। अगर कोई दूसरे मध्यम आकार के शहर की यात्रा करना चाहता था तो परिवहन का मुख्य साधन हवाई जहाज़ था। बेशक ऐसा नहीं था कि आसमान में कोई राक्षस नहीं था, लेकिन ज़मीन की तुलना में आसमान में बहुत कम राक्षस थे। इस तथ्य के साथ कि हवाई जहाज़ कारों की तुलना में बहुत तेज़ थे, हवाई जहाज़ स्वाभाविक रूप से परिवहन का मुख्य साधन बन गए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हवाई जहाज़ मध्यम आकार के शहर के बीच सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें, संघ राज्य ने हवाई जहाज़ों पर शक्तिशाली राजसी स्पिरिट को तैनात करने की भी व्यवस्था की। इसलिए जब तक उन्हें बड़ी संख्या में उड़ान राक्षस या बेहद शक्तिशाली व्यक्तिगत उड़ान राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा, तब तक हवाई जहाज़ की सुरक्षा आमतौर पर कोई मुद्दा नहीं थी। सड़क के किनारे पहुंचकर रोहन ने सीधे एक कार को रोका। हालांकि वह संघ राज्य की सहायता से पढ़ाई करने में सक्षम था, लेकिन पिछले रोहन ने कुछ छोटे मोटे काम भी किए थे, इसलिए उसके पास थोड़ी बचत थी। संघ राज्य के भीतर एकमात्र मुद्रा जो उसके पिछले जीवन में पैसा थी, क्रेडिट पॉइंट थे। मध्यम आकार के शहर के भीतर चाहे कुछ भी खरीदा जाए, जब तक कि यह एक लेन देन था, क्रेडिट पॉइंट की आवश्यकता थी। ये कहा जा सकता है कि पूरे संघ राज्य में क्रेडिट पॉइंट ही असली हार्ड करेंसी थे। मास्टर, कृपया मुझे दक्षिण द्वार ले चलो। यात्री सीट पर बैठे रोहन ने सीधे अपना गंतव्य बताया। ये सुनकर कि वह दक्षिण द्वार जाना चाहता है, चश्मा पहने अधेड़ उम्र के मास्टर ने आश्चर्य से युवा रोहन को देखा। रोहन ने जो कपड़े पहने थे उससे मास्टर को पहले ही अंदाजा हो गया था कि दूसरा पक्ष एक छात्र है। हालांकि एक छात्र का दक्षिण द्वार जाना बहुत दुर्लभ था। पूरा वेदगर 4 द्वारों में विभाजित था, अर्थात पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। राक्षसों के आक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक द्वार पर कड़ी सुरक्षा थी।
पिछले कई सालों में वेदगा ने अनगिनत राक्षसी ज्वार का बहादुरी से सामना किया है, जिससे पता चलता है कि इसकी सैन्य शक्ति वास्तव में कमजोर नहीं थी। दक्षिण द्वार की दिशा में राक्षस कुछ समय के लिए बाहर घूमने के बाद घूमते थे और आम इंसान आसानी से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। बेशक अगर कोई बाहर जाना चाहता था तो यह वास्तव में बहुत आसान था, उसे केवल अपना पहचान पत्र दिखाने की जरूरत थी। मध्यम आकार के शहर के निवासी स्वतंत्र थे, अगर वे मध्यम आकार के शहर को छोड़ना चाहते थे तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। लेकिन कितने आम इंसान बाहर जाने को तैयार थे, क्योंकि बाहर जाना बस मौत को ढूंढना था। इसलिए इस मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि रोहन निश्चित रूप से एक राजसी स्पिरिट का छात्र था जो वर्तमान में अध्ययन कर रहा था। कई छात्र प्रशिक्षण के लिए राक्षस की तलाश में मध्यम आकार के शहर को छोड़ देंगे। कार शुरू हुई और मध्यम आयु वर्ग के ड्राइवर स्पष्ट रूप से एक अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत ही सहजता से लेकिन बहुत तेजी से गाड़ी चलाई। युवक, आपकी शक्ल सूरत को देखते हुए आपको हमारे त्यानहुई हाई स्कूल का छात्र होना चाहिए, है न? आपने अचानक मध्यम आकार के शहर से बाहर अकेले जाने के बारे में क्यों सोचा? अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने गाड़ी चलाते हुए दिलचस्पी से पूछा। कोई बात नहीं, रोहन एक छात्र था। ये वाकई थोड़ा अविश्वसनीय था कि एक छात्र अकेले मध्यम आकार के शहर से बाहर जाएगा। आमतौर पर जब छात्र बाहर जाता था तो वे अधिक सुरक्षा के लिए एक साथ जाना चुनते थे। कम से कम ये पहली बार था जब उसने ऐसा देखा था। रोहन अपने दाहिने हाथ पर सिर टिकाए हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। दूसरे पक्ष का सवाल सुनकर उसने बस सहजता से जवाब दिया। बाहर जाना, जाहिर है, राक्षस का शिकार करना है। बोलने के बाद रोहन ने और कुछ नहीं कहा। रोहन को देखकर, जो अपने विषय में उदासीन और कुछ हद तक उदासीन था, अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने थोड़ा कंधे उचकाए। वह बस उसके मध्यम आकार के शहर को अकेले छोड़ने के बारे में उत्सुक था, वह इसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। चूंकि दूसरे पक्ष को उसके विषय में स्पष्ट रूप से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए बात करना जारी रखना उसे केवल आत्ममहत्वपूर्ण दिखाएगा। इसलिए कार शांत हो गई और केवल कार चलाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ ही देर में रोहन आखिरकार दक्षिण द्वार पर पहुंच गया। क्रेडिट पॉइंट्स चुकाने के बाद रोहन कार से उतरा। उसके सामने एक बहुत ऊंची शहर की दीवार थी। उसे देखते ही उसे उसकी भव्यता का एहसास हो गया। ये ठीक इतनी ऊंची शहर की दीवार की वजह से ही था कि वह राक्षसों के हमलों को बार बार झेल सकती थी। शहर की दीवार पर हर 3 कदम पर पहरेदार और हर 5 कदम पर पहरेदार थे। वे सभी संघ राज्य के सैनिक थे। अध्याय 9, शवशिला घाटी। पहचान पत्र सीधे दिखाने के बाद पहरेदारों ने उसे बिल्कुल नहीं रोका और सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। इन पहरेदारों ने रोहन जैसे कई छात्रों को मध्यम आकार के शहर से निकलते देखा था। हालांकि उनमें से लगभग सभी दूसरों के साथ थे। रोहन को एक अपवाद माना जाता था जो अकेले यात्रा कर रहा था। रोहन ने आखिरकार वेदगा से बाहर कदम रखा। दक्षिण द्वार छोड़ने का मतलब था कि वह आधिकारिक तौर पर राक्षस के क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। जंगल में जीवित रहना केवल खुद पर निर्भर हो सकता है, खुद को बचाने के लिए दूसरों पर नहीं। मध्यम आकार के शहर के आसपास, मध्यम आकार के शहर के करीब कुछ अपेक्षाकृत कम स्तर के राक्षस थे। उच्च स्तर के राक्षस आमतौर पर मध्यम आकार के शहर से बहुत दूर स्थित थे। ऐसा नहीं था कि मध्यम आकार के शहर के आसपास कोई उच्च स्तर के राक्षस नहीं थे, लेकिन वे सभी पराजित हो चुके थे। दुर्भाग्य से रोहन के पास वर्तमान में कोई माउंट टाइप स्पिरिट साथी नहीं था, इसलिए वह केवल चल सकता था। हालांकि अपनी सुरक्षा के लिए रोहन ने दक्षिण द्वार छोड़ने के तुरंत बाद सान्या को बुलाया। जंगल में आप कभी भी बहुत सावधान नहीं हो सकते, क्योंकि एक चूक रसातल में गिरने और कभी न उबरने का कारण बन सकती है। सावधानी ही सुरक्षा की जननी है, इसलिए सान्या को रोहन के साथ रहना था। जाने से पहले रोहन ने कुछ चीजें तैयार की, जिसमें वेदगा के आसपास के क्षेत्र का नक्शा भी शामिल था। इसमें राक्षसों का वितरण दिखाया गया था। दक्षिण द्वार के करीब राक्षसों के लिए कई सभा स्थल थे, और इस बार रोहन का लक्ष्य उनमें से एक था। स्वाभाविक रूप से आप पहले नर्मखुरमा चुनते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए रोहन ने जो स्थान चुना उसका नाम शवशिला घाटी था। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये वह स्थान था जहां कंकाल जादुई जीव रहते थे जो मरे हुए श्रेणी के हैं। रोहन ने यहां आने का कारण सान्या के अगले विकास के लिए सामग्री एकत्र करना भी था। हर बार जब सान्या विकसित होती है तो उसे कुछ सामग्रियों का उपभोग करने की आवश्यकता होती है। पहला विकास सिस्टम द्वारा मुफ्त में दिया गया था, लेकिन बाद के विकास की सामग्रियों को समय के साथ रोहन को स्वयं प्राप्त करने की आवश्यकता थी। सान्या को अगले चरण ग्रे आइड ज़ॉम्बी में विकसित होने के लिए 4 प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता थी। बेशक केवल 4 प्रकार होने का कारण यह था कि उसकी विकास क्षमता अभी तक अधिक नहीं थी। बाद में विकास सामग्री की आवश्यकता बढ़ जाएगी। 4 सामग्रियां थीं: दोषरहित हड्डी, अंधेरे का दिल, उपअंधेरा क्रिस्टल X10 और डार्क एसेंस ब्लड X10। और इस शावशिला घाटी में इनमें से 2 सामग्रियों को प्राप्त करने का मौका था, दोषरहित हड्डी और उपअंधेरा क्रिस्टल।
लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद जंगल के टुकड़ों से गुजरते हुए रोहन आखिरकार इस यात्रा के लिए अपने गंतव्य शावशिला घाटी में पहुंच गया। पहले यह एक जंगल था जो हरा भरा और जीवन से भरा हुआ दिखता था, लेकिन यहाँ ये पूरी तरह से मृत, यहाँ तक कि बंजर था। शावशिला घाटी के स्थान पर जीवन का कोई निशान नहीं था। पेड़ों पर भी हरी पत्तियां नहीं थीं, केवल मुरझाई हुई शाखाएं और मृत पेड़ों पर सड़ी हुई पत्तियां थीं। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि शावशिला घाटी में वाकई बहुत सारी हड्डियां थीं, लेकिन जमीन पर पत्थर भी सफ़ेद दिख रहे थे। दूर से देखने पर शावशिला घाटी के चारों ओर बहुत ज्यादा मृत्यु ऊर्जा थी। अगर कोई आम इंसान होता तो शावशिला घाटी को देखकर शायद बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ जाता और भाग जाता। सान्या ने बिना किसी भाव के रोहन का पीछा किया। शावशिला घाटी को देखकर उसकी आंखों में उलझन की झलक दिखाई दी। जाहिर है सान्या को नहीं पता था कि शावशिला घाटी क्या है। इसी तरह सान्या, जिसकी बुद्धि उस समय बहुत अच्छी नहीं थी, उसे शावशिला घाटी को समझने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। सान्या, चलो, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। शावशिला घाटी की ओर सीधे चलते हुए रोहन यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। शावशिला घाटी में यहाँ बहुत सारे कंकाल थे, सभी मरे हुए श्रेणी के राक्षस थे। हालांकि व्यक्तिगत शक्ति के मामले में अधिकांश निम्न स्तर के कंकाल किसी भी अन्य राक्षस से कमतर थे। वे केवल सफ़ेद हड्डी के ढांचे थे जो ऐसे दिखते थे जैसे उन्हें लात मारी जा सकती है और उनकी पसलियां तोड़ी जा सकती हैं। लेकिन वे बहुत ज़्यादा थे और उनकी जीवन शक्ति बहुत दृढ़ थी। भले ही उनका सिर काट दिया गया हो, जब तक कि अंदर की आत्मज्योति पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती, वे वास्तव में मारे नहीं गए थे। सफ़ेद पत्थरों के इन टुकड़ों पर कभी कभी सफ़ेद हड्डियों के ढेर देखे जा सकते थे। रोहन की अभिव्यक्ति शांत थी। ये सिर्फ सफ़ेद हड्डियों का ढेर था, कोई उपद्रव करने वाली बात नहीं थी। शावशिला घाटी के सबसे बाहरी क्षेत्र में सिर्फ कंकाल सैनिक थे, जिनकी ताकत ज़्यादा से ज़्यादा Tier 1 लेवल 3 के आसपास थी। राक्षसों में वे सिर्फ तोप का चारा थे, शक्तिशाली राक्षस नहीं। जब तक रोहन सावधान रहेगा तब तक ज्यादा परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रोहन अचानक रुक गया, क्योंकि उसने आगे से कुछ आवाजें आती सुनी। क्लिक क्लिक क्लिक। इधर उधर देखते हुए रोहन को थोड़ी ऊंची जमीन पर एक अपेक्षाकृत छिपी हुई जगह मिली और उसने सान्या को वहां छिपा दिया। ऊंची जमीन पर खड़े होकर नीचे देखते हुए रोहन ने कई कंकाल देखे जिनके शरीर पर सफेद रंग की हड्डी के ढांचे थे। ये कंकाल शावशिला घाटी में सबसे निचले स्तर के राक्षस थे। इन राक्षसों को देखते ही रोहन के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वह पहले से ही अनुभव बिंदुओं को अपनी ओर आते हुए देख सकता था। सान्या, जाओ, तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ इन हड्डी के ढांचों से निपटना मुश्किल नहीं होना चाहिए। रोहन ने सान्या को उसका पहला आदेश दिया। सान्या, जो रोहन के बगल में थी, ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर सान्या ने ऊंची जमीन से छलांग लगाई, सीधे नीचे कुछ कंकाल सैनिकों की ओर कूद गई। पहले से ही एक विकास पूरा करने के बाद सान्या की बुद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई थी। उसे कुछ और समय दें और अगले चरण में एक और विकास करें, और शायद सान्या की बुद्धि उस समय बोलने के लिए भी पर्याप्त हो। अध्याय 10 सिस्टम कार्य अनुभव प्राप्ति डिंग। कार्य जारी किया गया। पहली लड़ाई 20 कंकाल सैनिकों को मारें। कार्य पूरा करने से वर्तमान स्पिरिट साथी के अनुभव बिंदुओं की 50% प्रगति मिलती है। जैसे ही सान्या नीचे कूदी, रोहन के दिमाग में अचानक वह यांत्रिक सुस्त आवाज फिर से सुनाई दी। कार्य हैं। रोहन थोड़ा हैरान था। उसने शुरू में सोचा था कि सिस्टम केवल उसके स्पिरिट साथी को अधिक कौशल और प्रतिभा प्राप्त करने, तेजी से विकसित होने और इसी तरह की अनुमति दे सकता है। उसने सिस्टम कार्यों की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि इनाम बस बहुत क्रूर है, सीधे अनुभव बिंदु प्रतिशत प्रगति दे रहा है। इसका मतलब है कि 20 कंकाल सैनिकों को मारने से प्राप्त अनुभव के अलावा वह अतिरिक्त 50% अनुभव प्रगति भी प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब है कि वह अविश्वसनीय रूप से तेजी से स्तर ऊपर उठाएगा। जबकि अन्य अभी भी तेजी से भाग रहे थे, वह पहले से ही रॉकेट पर था। ये सोचते हुए रोहन ने नीचे कंकाल सैनिकों के समूह को देखा। उसकी आंखें लगभग चमक रही थीं। सान्या, जो अभी अभी नीचे कूदा था, ने सीधे एक कंकाल सैनिक की पीली चमकदार खोपड़ी को एक उड़ती हुई किक से मारा। क्रैक। पहले से ही बहुत नाजुक हड्डी तुरंत टूट गई। बेशक ये खोपड़ी नहीं थी जो टूट गई, बल्कि गर्दन की हड्डी थी जो तुरंत टूट गई। जिस कंकाल सैनिक का सिर कटा हुआ था, उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और बिना हिले डुले वहीं जड़वत खड़ा रहा। कंकाल का सिर जो एक तरफ गिर गया था, उसके अंदर अभी भी एक हल्की नीली भूत की आग जल रही थी। भूत की आग की इस गेंद को भूत की आग नहीं, बल्कि आत्मज्योति कहा जाना चाहिए। ये कंकाल सैनिक के नियंत्रण केंद्र के बराबर है। अन्य कुछ कंकाल सैनिकों ने भी यहाँ असामान्यता को देखा और अपने हाथों में हड्डी के चाकू उठाते हुए दौड़े। सान्या के लिए एक कंकाल सैनिक के सिर को लात मारने के बाद वह स्थिर रूप से जमीन पर उतरी।
साथ ही उसकी हरकतें धीमी नहीं थीं, उसने सीधे उस कंकाल के सिर पर जोर से पैर मारा जिसे उसने अभी अभी लात मारी थी, उसे कुचल दिया। क्रैक! पीला कंकाल का सिर तुरंत हड्डियों के टुकड़ों में कुचल गया। हड्डियों के टुकड़े हर जगह उड़ गए। सान्या, जिसने ये सब किया था, भावशून्य रही और खोपड़ी के अंदर मूल रूप से मौजूद फीकी नीली आत्मज्योति हवा के संपर्क में आ गई जब खोपड़ी टूट गई और जल्दी से बिखर गई। उसी समय रोहन को भी सिस्टम से एक संकेत प्राप्त हुआ। डिंग! स्पिरिट साथी सान्या ने एक कंकाल सैनिक 1/20 को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। इसका मतलब है कि कंकाल सैनिक पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इतना ही नहीं, रोहन ने यह भी देखा कि सान्या के पैनल पर अनुभव बिंदु अब 0 नहीं थे, बल्कि 0.5% हो गए थे। हालांकि यह बहुत अधिक नहीं था, लेकिन ये जानना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक कंकाल सैनिक द्वारा प्रदान किया गया अनुभव था। और इस शिवशिला घाटी में कई और कंकाल सैनिक हैं। सिस्टम द्वारा जारी किए गए कार्यों की गणना किए बिना केवल 200 कंकाल सैनिकों को समाप्त करने का मतलब है कि सान्या सफलतापूर्वक एक स्तर ऊपर जा सकती है। यह अन्य लोगों के स्पिरिट साथियों के स्तर से बहुत तेज है। सिस्टम कार्यों के साथ उसे एक स्तर ऊपर जाने के लिए 200 कंकाल सैनिकों की भी आवश्यकता नहीं होगी। सान्या की लेवलिंग गति अन्य स्पिरिट साथियों से कहीं अधिक होगी। वर्तमान स्थिति के बारे में सोचते हुए रोहन तुरंत जोर से हंसना चाहता था। हालांकि अपने स्थान को ध्यान में रखते हुए रोहन ने बहुत सारे कंकाल सैनिकों का ध्यान आकर्षित न करने के लिए खुद को रोक लिया। आसपास के कुछ कंकाल सैनिकों ने अपने हाथों में हड्डी के चाकू उठाए, तुरंत सान्या को घेर लिया और उस पर हमला बोल दिया। ये सही है। इन कंकाल सैनिकों के लिए जो मूल रूप से तर्कहीन है, उनके पास अनिवार्य रूप से केवल लड़ाकू प्रवृत्ति है। सान्या, उन्हें खत्म करो, एक भी मत छोड़ो। रोहन ऊंची जमीन पर खड़ा था और नीचे सान्या को आदेश जारी कर रहा था। और सान्या ने आदेश प्राप्त करते हुए हमलावर रुख अपनाया। उसके 2 पीले जेड जैसे हाथों पर बहुत तीखे नाखून थे। नाखून काले थे, जो ज़ॉम्बी नाखूनों के लिए मानक रंग है। ऐसा मत सोचो कि सान्या के नाखून सिर्फ साधारण नाखून हैं, वे बहुत कठोर भी हैं, एक तीखे हथियार के बराबर। इतना ही नहीं, सान्या के नाखूनों में प्रेत विष भी है, जो ज़ॉम्बी के लिए अद्वितीय है। जब तक वह प्रतिद्वंद्वी की त्वचा को सफलतापूर्वक तोड़ सकती है, तब तक प्रेत विष दुश्मन के शरीर पर आक्रमण करेगी। शरीर के भीतर फैलने वाली प्रेत विष प्रतिद्वंद्वी को पीड़ा में मरने का कारण बनेगी। और यह हमेशा बहुत दयनीय होता है। आमतौर पर 7 छिद्रों से काला रक्त बहता है और त्वचा बैंगनी काली हो जाती है। हालांकि कंकाल सैनिकों का ये समूह मुश्किल से टियर 1, लेवल 2 या 3 तक पहुंच पाया, फिर भी वे सान्या के लिए बहुत कमजोर थे। केवल थोड़े उच्च स्तर का कंकाल साजंट ही सान्या के लिए कुछ खतरा पैदा कर सकता था। सान्या की गति बहुत तेज थी, ज़ॉम्बी के लिए लोगों द्वारा वर्णित धीमी चाल से बिल्कुल अलग। कंकाल सैनिकों के बीच पीछे पीछे छवियां दौड़ती रहीं। एक पल में एक कंकाल सैनिक की खोपड़ी उड़ गई और बचा हुआ सफ़ेद हड्डी वाला शरीर जमीन पर गिर गया। कुछ ही पलों में ये कुछ कंकाल सैनिक नीचे गिर गए थे। बिना किसी अपवाद के उन सभी ने अपनी खोपड़ियां खो दी थीं। जब सान्या रोहन के सामने फिर से प्रकट हुई तो उसके हाथों में कई पीली खोपड़ियां थीं। और ये खोपड़ियां स्वाभाविक रूप से नीचे के कंकाल सैनिकों से आई थीं। उन्हें मत रखो, उन सभी को नष्ट कर दो। सान्या को वास्तव में प्रतिद्वंद्वी की खोपड़ियां रखते हुए देखकर रोहन ने फिर से आदेश जारी किया। ये सुनकर सान्या ने केवल खाली सिर हिलाया। प्रत्येक खोपड़ी पर एक पंजा लगने से कुछ कंकाल सैनिकों की खोपड़ियां तुरंत उसके हाथों में टुकड़ों में बदल गईं। फीकी नीली आत्मज्योति की गेंदें धीरे धीरे हवा में बिखर गईं।